अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि थ्री फोर्सेस F1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 10 न्यूटन है, F2 आपका यहाँ पे आपका 8 न्यूटन है, F3 यहाँ पर आपका 6 न्यूटन है, आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। एक पार्टिकल है जिसका मास आपका 5 kg है, उसी पार्टिकल के ऊपर F1, F2 एंड F3 आपका एक्ट कर रहा है। देखिए द फोर्सेस F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली। देखिए ये जो लाइन आपका यहां पे आपका दिया गया है, ये लाइन आपका 100% मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका करेक्ट नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले तो यहां पर इस लाइन का मतलब ये कभी भी आप मत समझिएगा कि F2 और F3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहला चीज यहां पर देखिए, यहां पे कहा क्या जा रहा है कि द फोर्सेस F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली, यानी पार्टिकल के ऊपर फोर्स F2 एंड F3 को परपेंडिकुलरली आपका अप्लाई किया जा रहा है। देखिए क्या है कि अगर एक बॉडी रहता, जैसे समझिए कि जैसे ये हमारा एक बॉडी है, अगर इस बॉडी के ऊपर अगर फोर्स को अगर परपेंडिकुलरली अगर अप्लाई किया जाए तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स है ये आपका इस बॉडी के सरफेस से कितना एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो फोर्स उस बॉडी के सरफेस से आपका 90 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम में पार्टिकल के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल का सरफेस एरिया आपका क्या होता है, आपका ऑलमोस्ट आपका जीरो होता है। तो जब पार्टिकल का सरफेस एरिया ही आपका जीरो होगा तो पार्टिकल आपका सरफेस से 90 डिग्री का कैसे एंगल बनाएगा, ये आपका संभव है ही नहीं। तो यहां पर ये लाइन आपका 100% से आपका करेक्ट नहीं है। हाँ, सिंपली ये लिखा जाना चाहिए था कि पार्टिकल के ऊपर, तो ये लाइन का यहां पर कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ऊपर में ही मेंशन किया जा चुका है कि थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। अब देखिए क्या है, द फोर्सेस F2 एंड F3 आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली, ये मीनिंगलेस है, सो दैट पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट, यानी पार्टिकल आपका रेस्ट में आपका रह रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो आपका थ्री फोर्सेस है F2 और एंड F3 मत समझिए, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो अगर पार्टिकल अगर आपका रेस्ट में है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। यानी नेट फोर्स आपका पार्टिकल के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स का मतलब यहां पर हम लोगों को क्या समझना चाहिए, F1, F2 एंड F3 का वेक्टर सम, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों वेक्टर का वेक्टर सम, यही आपका क्या है, जीरो के बराबर है। ये आपका प्रॉब्लम में आपका ये इंफॉर्मेशन का आपका प्रोवाइडेड है, क्योंकि पार्टिकल अगर आपका रेस्ट में है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पार्टिकल के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स का मतलब आपको यह समझना है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के ऊपर जितना भी फोर्स आपका लग रहा है सभी का आप वेक्टर सम ले लीजिए और उसको आप जीरो से आप इक्वेट कर दीजिए। अब देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, इफ द फोर्स F1 इज रिमूव्ड, यानी पार्टिकल के ऊपर जो तीनों फोर्स आपका लग रहा था F1, F2 एंड F3, जिसके कारण आपका पार्टिकल आपका रेस्ट में था, अब है क्या कि उसमें से F1 फोर्स को रिमूव कर लिया गया। तब आपको बताना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए इस क्वेश्चन का काफी आपका सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन आपका क्या होगा कि जैसे ही आप F1 फोर्स को पार्टिकल के ऊपर से आप रिमूव कर लीजिएगा, तब उस कंडीशन में उस पार्टिकल के ऊपर दो ही फोर्स आपका लगेगा, आपका F2 फोर्स लगेगा, दूसरा आपका क्या लगेगा, F3। यानी जब F1 को रिमूव कर लिया जाएगा तो उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा F2 प्लस F3 होगा, और यही नेट फोर्स बराबर आपका क्या हो जाएगा,
यानी उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो यहां पर पूछा भी यही जा रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी ए में वेक्टर, यानी यहां पर यानी जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला दीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में लेके आप चले जाइए। तो देखिए तो ये हुआ। और देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन है। देखिए इस इक्वेशन की मदद से हम लोग लिख सकते हैं, F1 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस आपका F1 हो जाएगा, और 0 माइनस F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F1 वेक्टर हो जाएगा। यानी F2 प्लस F3 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस F1 वेक्टर, माइनस F1 वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। यानी जब F1 फोर्स को रिमूव कर दिया गया तो उस कंडीशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ये आपका इक्वल हो जाएगा आपका माइनस F1 वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, मास। क्योंकि देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए यहां पर पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपका दोनों होता है। तो अगर कहा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आप बताइए, इट मीन्स कि आपको वहां पर मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना होगा। यहां पर देखिए जितना भी ऑप्शन है उसमें ऑल द ऑप्शंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका दिया गया है, कहीं पर भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपका नहीं आपका दिया गया है। तो ये भी आपका 100% सही नहीं है। यहां पर आपका लिखा हुआ जाना चाहिए था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी यहां पर मैग्नीट्यूड आपका मेंशन रहना चाहिए था कि आप पार्टिकल का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताइए, ना कि एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यहां पे दोनों रहना चाहिए था। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, डायरेक्शन वाला पार्ट आपका यहां पे नहीं है, जो कि गलत है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग यहां पर सिंपली एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन खत्म हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, F1/m हो जाएगा। और प्रॉब्लम में देखिए तो F1 आपका कितना दिया हुआ है, आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन। मास ऑफ द पार्टिकल आपका कितना है, 5 kg है। तो 10 न्यूटन को जब आप 5 kg से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब जैसे ही आप F1 फोर्स को पार्टिकल के ऊपर जो आप अप्लाई कर रहे थे उसको रिमूव कर लीजिएगा तो वो पार्टिकल आपका कितना एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना आपका शुरू कर देगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो यहां पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। अब देखिए क्या है कि करेक्ट ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि हम इस प्रॉब्लम का यहाँ पे आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं ताकि आप यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर पाएंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि F1, F2 एंड F3 जो पार्टिकल के ऊपर जो एक्ट कर रहा होगा वो आपका किस ढंग से एक्ट कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे F1, F2 के बीच का कितना एंगल होगा, F2, F3 के बीच का कितना एंगल होगा, F1, F3 के बीच का कितना एंगल होगा, F1, F2 और F3 जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगा वो तीनों आपका किस प्लेन में होगा। ये सबका हम सारा यहाँ पे आपका डिटेल्ड एनालिसिस आपका मैं अभी डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, आप उसको एकदम केयरफुली देखिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल आपका रहने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस प्रॉब्लम में चूंकि पार्टिकल आपका रेस्ट में है, इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहां तो देखिए तो F2 प्लस F3 इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है 0 माइनस आपका क्या हो जाएगा F1, इसको लिखा जा सकता है F2 प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस F1। यानी कहने का मतलब
पहला तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस चीज को याद रखिएगा कि अगर एक पार्टिकल अगर आपका रेस्ट में अगर आपका है तो उस कंडीशन में F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बट जो F2 प्लस F3 का जो रिजल्टेंट होगा, F2 एंड F3 का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर F1 वेक्टर के ठीक आपका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कहने का मतलब F2 एंड F3 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपका दोनों इक्वल होगा, और F2 प्लस F3 वेक्टर एंड F1 वेक्टर आपका क्या होगा, ये आपका अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। यानी कहने का मतलब F2 प्लस F3 एंड F1 के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एक मैं आपको यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं कि यहाँ पर F2 एंड F3 वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन के बोथ साइड्स मैं आपका मॉडुलस ले लेता हूं। F2 प्लस F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कहने का मतलब अगर F2 प्लस F3 वेक्टर ये अगर इक्वल है माइनस F1 वेक्टर के, इसका मतलब है इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंपली वेक्टर वाला फार्मूला को यूज करता हूँ। आपको मालूम है कि अगर किसी एक पॉइंट पर अगर टू वेक्टर्स अगर ऑपरेट करे A एंड B, और उस दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल अगर थीटा हो, तो रिजल्टेंट को निकालने का क्या फार्मूला हो जाता है, रिजल्टेंट को निकालने का फार्मूला हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहां पर थीटा आपका वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर देखिए F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा, यहां पर F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos थीटा। यहां पर थीटा आपको समझना है F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर के बीच का एंगल है। ये इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस F1 वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, सिंपली आपका F1 हो जाएगा। अब देखिए तो अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए F1 F2 एंड F3 का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं। देखिए तो F2 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 का स्क्वायर। F3 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 F2 आपका कितना हो गया, 8, F3 कितना हो गया, 6 cos थीटा हो गया, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर, यानी F1 आपका कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 8 का स्क्वायर आपका 64, 6 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 36, प्लस ये आपका कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी आपका कितना हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय आपका यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए 6, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपका क्या हो जाएगा 96 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। यानी इसको आप देख लीजिए AB यानी 8 इंटू 6, हाँ ये सही है आपका। अब ठीक है देखिए 64 प्लस अगर 36 को ऐड करिएगा तो ये 100 हो जाएगा, और इधर भी 100 है, कैंसिल आउट हो गया, तो 96 cos थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपका 0 बचा, तो यहां से लिखा जा सकता है cos थीटा इक्वल टू 0 बाय 96 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहां से चूंकि cos थीटा आपका 0 है तो यहां से लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। यानी कहने का मतलब F2 एंड F3 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर कभी भी आप ये मत समझिएगा कि फोर्सेस आपका F2 एंड F3 आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा ये कह नहीं रहा है। ये यही कह रहा है कि पार्टिकल के ऊपर F2 और F3 को परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जा रहा है, ना कि यहां पर ये कहा जा रहा है कि F2 और F3 के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है। जबकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैंने ये आपका प्रूफ करके दिखाया कि यहां पर F2
और F3 वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब डायग्राम से मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलिए ये हमारा एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर F2 फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, और ये देखिए ये F2 आपका कितना न्यूटन का है, आपका 8 न्यूटन का है, यानी यही आपका F2 वेक्टर है। इसको मैं लॉन्गर लाइन से दिखा रहा हूं क्योंकि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F3 का मैग्नीट्यूड कम है। तो F3 को क्या है आपका शॉर्टर लाइन से दिखाया जाएगा, और लाइन को ड्रॉ करते समय हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और लाइन सेगमेंट का लेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, अगर 8 न्यूटन के लिए अगर 8 सेंटीमीटर अगर लॉन्ग लाइन को ड्रॉ किया जाए तो 6 न्यूटन के लिए कितना ड्रॉ किया जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 10 न्यूटन के लिए कितना ड्रॉ किया जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये आपका F3 वेक्टर हो गया, F2 और F3 वेक्टर के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं कि F2 और F3 का रिजल्टेंट आपका किधर होगा। तो देखिए इसके लिए यहां पे मैं क्या करता हूं, एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं। ये अगर हमारा F3 वेक्टर हुआ तो ये भी हमारा आपका क्या हो जाएगा, F3 वेक्टर हो जाएगा। और ये अगर हमारा देखिए F2 है तो ये भी हमारा आपका क्या हो जाएगा, आपका F2 वेक्टर हो जाएगा। तो यहां देखिए, तो F2 के हेड पर F3 का टेल है, तो F2 के टेल को F3 के हेड से मिला दीजिए, तो यही हमारा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर देख रहे हैं यही हमारा हो गया आपका F2 प्लस F3 वेक्टर हमारा हो गया। अब देखिए, अगर आपसे अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पूछ ले कि जो F2 प्लस F3 वेक्टर है वो F2 से कितना एंगल पर है, यानी अल्फा पूछ ले। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि F2 प्लस F3 वेक्टर जो है वो F3 से कितना एंगल पर है, तो ये एंगल बीटा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर हम लोग अल्फा को अगर कैलकुलेट कर ले तो बीटा भी हमारा निकल जाएगा। अल्फा को देखिए निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ आपका क्या हो गया, F3, बेस आपका क्या हो गया, F2 हो गया। F3 देखिए आपका कितना न्यूटन है, आपका 6 न्यूटन है। F2 आपका कितना न्यूटन है, F2 आपका 8 न्यूटन है। तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, और 6/8 आपका किसके बराबर हो गया, 3/4। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 37 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर F2 एंड F3 का जो रिजल्टेंट होगा F2 से कितना एंगल पर होगा, 37 डिग्री के एंगल पर। तो अल्फा अगर 37 डिग्री हो गया तो बीटा कितना हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री है ना। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री इज इक्वल टू आपका ये आपका कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। क्योंकि 53 प्लस 37 ये आपका इक्वल किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो बीटा भी हमारा आपका कैलकुलेट हो गया। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को अगर आपका ध्यान से अगर देखा जाए तो F2 प्लस F3 वेक्टर इधर है, और ये बराबर किसके है, -F1। इसका मतलब जो आपका जो F1 वेक्टर होना चाहिए F2 प्लस F3 के क्या होना चाहिए, ठीक आपका डायरेक्टली आपका अपोजिट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब दिस इज F1 वेक्टर, दिस इज F1 वेक्टर। आप याद रखिएगा यहां पर देखिए, चूंकि देखिए F2 प्लस F3 वेक्टर इक्वल है -F1 के, इसका मतलब F2 प्लस F3 वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड होगा आपका F1 वेक्टर का भी आपका -F1 वेक्टर का भी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। क्योंकि -F1 वेक्टर कह लीजिए या F1 वेक्टर कह लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, 10 न्यूटन। तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन है तो F2 प्लस F3 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर देख रहे हैं F1 फोर्स, ये भी 10 न्यूटन, F2 प्लस F3 ये भी फोर्स आपका क्या हो गया, आपका 10 न्यूटन। और दोनों फोर्स आपका क्या है, यानी आपका अपोजिटली आपका डायरेक्टेड है। मतलब दोनों फोर्स के बीच का एंगल आपका कितना है, 180 डिग्री है। यानी आप ऐसा समझिए कि जैसे हमारा अगर एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इधर से अगर 5 न्यूटन का फोर्स को अप्लाई किया जाए
और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स को अप्लाई किया जाए तो ये बॉडी आपका क्या रहेगा, आपका रेस्ट में रहेगा। वही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ पर भी इस पार्टिकल के ऊपर देखिए तो F1 और F2 प्लस F3 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन आपका क्या अपोजिट है, इसलिए ये भी पार्टिकल आपका यहाँ पे आपका रेस्ट में रहेगा। तो यहां से आपको ये समझना चाहिए कि पार्टिकल के को रेस्ट में रहने के लिए F1, F2 एंड F3 तीनों का तीनों फोर्स जो लाई करेगा आपका एक ही प्लेन में आपका लाई करेगा, यानी ऑल द 3 फोर्सेस आर आपका क्या होगा, को प्लेनर, एक ही प्लेन में होगा। और देख रहे हैं दूसरा आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर F2 और F3 के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, F2 और F3 के बीच का एंगल हो जाएगा आपका, F2 और F3 के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आपसे अगर पूछ ले कि F1 और F2 के बीच का एंगल देखिए क्या होगा, ये भी देखिए, ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ देखिए ये अगर एंगल अगर 37 डिग्री हो गया तो ये भी एंगल हमारा आपका कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा 37 डिग्री हो जाएगा। तो F1 एंड F2 वेक्टर के बीच का अगर एंगल आपसे अगर कोई पूछ ले तो क्या करना होगा, तो देखिए ये अगर 37 है तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करके ये भी आप बता सकते हैं। अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि यहाँ पर F3 और F1 वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना होगा, यानी F1 एंड F3 वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना होगा, ये अगर कोई पूछ ले तो यहाँ पर देखिए तो बीटा आपका कितना है, बीटा आपका 53 डिग्री है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल F1 और F3 के बीच का एंगल, F1 और F3 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस आपका कितना हो जाएगा, आपका 53 डिग्री हो जाएगा आपका। तो यहां पर अगर आप तो F1 F2 के बीच का भी एंगल मैंने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद F1 F3 के बीच का भी एंगल मैंने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे F2 और F3 वेक्टर के बीच का भी एंगल मैंने यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लिया। F2 एंड F3 वेक्टर के बीच का एंगल आपका कितना आया था, 90 डिग्री आया था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये आपका सारा कैलकुलेशन हमारा हो गया। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको डिटेल्ड में जरूर आप सॉल्व करिए। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देखिए मात्र आपका क्या था, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मात्र इतना ही था, बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, बहुत ज़्यादा तो दिमाग लगाना था नहीं। इसमें ये जो लाइन था ये आपको ऐसे भी ये लाइन मीनिंगलेस लाइन है, ये लाइन 100% आपका करेक्ट आपका नहीं है। और इस लाइन का यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ज़रूरत था भी नहीं, क्योंकि जब आपका पार्टिकल आपका रेस्ट में है तो नेट फोर्स आपका पार्टिकल के ऊपर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। उसी को यूज करके तो यहाँ पर हमने आपका रिजल्ट को हमने ला दिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।